बीजेपी सरकार कैसे काम कर रही है, इसके दो बड़े उदाहरण आज सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बीजेपी की डबल इंजन वाली यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कि हम ऐसा आदेश पास करेंगे कि आपका डीजीपी जिंदगी भर याद रखेगा। मतलब इस तरह का कोई फटकार, इस तरह की कोई फटकार आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज किसी डीजीपी के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस बार बार इसी तरह से काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को लगातार अनदेखी कर रही है और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट को इस बात को कहना पड़ा। दूसरी तरफ संसद के अंदर अभी भी कामकाज लगभग ठप है। 25 नवंबर से संसद के सत्र की शुरुआत हुई, 20 दिसंबर तक यह सत्र चलना है, लेकिन अभी तक कोई बहस किसी बिल को लेकर के या संसद चल पाई हो ऐसा दिखाई नहीं देता। और आज फिर से लोकसभा और राज्यसभा ठप हो गई, उनको स्थगित करना पड़ा। मतलब आप जो है वो संसद चला नहीं पा रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी जी का जो एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट आजकल आप कह सकते हैं, जिसको वक्फ बोर्ड बिल, उसको भी सरकार को अगले साल के लिए टालना पड़ा है। अगले साल जो है वो वक्फ बोर्ड बिल आएगा और सरकार की इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, जरा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अपने आप में बीजेपी की सरकार को लेकर के समझी जा सकती है कि बीजेपी की सरकार का रवैया क्या है और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है। यूपी पुलिस एक खतरनाक एरिया में घुस रही है। अपने डीजीपी को बता देना कि कोर्ट ऐसा कठोर आदेश पास करेगा कि वह जिंदगी भर याद रखेंगे। क्यों आखिरकार उत्तर प्रदेश की पुलिस को, उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा? बड़े कठोर शब्द हैं ये। और डीजीपी मतलब एक तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च पद, वहां पर उस पद पर बैठे हुए मुखिया के लिए सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा, अपने डीजीपी को बता देना। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस के वकील से कहा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने एक मामले में ऐसा कहा। दरअसल यह फर्रुखाबाद में गैंगस्टर अनुराग दुबे की अग्रिम जमानत को लेकर के एक मामला था, जिसमें यूपी पुलिस उनको हिरासत में लेना चाह रही थी और यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी को मनमाने तरीके से उठा करके जेल में नहीं डाल सकते हैं, उनकी अग्रिम जमानत बरकरार रहेगी। एक और मामला मैं आपको दिखाता हूं, जिसको लेकर के 18 पुलिस वालों पर केस दर्ज हो गया है। एसपी समेत गाजीपुर के थाने में 18 पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। शिकायतकर्ता अनिल कुमार सिंह ने भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज कराया था। एसपी समेत गाजीपुर के थाने के 18 पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मतलब आप सोचिए, पूरा थाना का थाना करप्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है और सरकार जो है वो अपनी छाती ठोकने का काम करती है कि हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी है, हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। दरअसल ये अपने लोगों का गुंडागर्दी और अपने लोगों का भ्रष्टाचार चल रहा है और इस पर ना मीडिया बात करता है ना सरकार बात करती है। सीधी सी अगर बात कहें तो ये दिखाई देती है। अब उसके बाद में मैं खबर आपको संसद की दिखाता हूं। संसद में देखिए क्या हो रहा है। संसद के अंदर सरकार को आखिरकार पीछे हटना पड़ा है। लोकसभा ने वक्फ जेपीसी का कार्यकाल 2025 सेशन तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया। लोकसभा ने जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने और 2025 के बजट के सत्र के अंत में अपनी रिपोर्ट पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब जरा समझिए मामला क्या है। जेपीसी बनाई गई वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के और इस जेपीसी को कल यानी 29 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। इस जेपीसी को लेकर के, इस वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार वो असहज हैं। वो कह रहे हैं सरकार जो है वो, पहली बात तो ये है कि ये मैटर ही गलत उठा लिया, यानी जो वक्फ बोर्ड बिल का मैटर है उसको सरकार ने गलत उठा लिया, ये मैटर उठाना नहीं चाहिए था। और चलिए उठा भी लिया तो उस पर आप जो है जेपीसी बनाइए। ये उस वक्त में कहा गया जब सरकार के पास में पर्याप्त नंबर थे, लेकिन वक्फ बोर्ड बिल को सरकार पास नहीं करा पाई
और सरकार ने जानबूझ करके इसको पास कराने की बजाय जेपीसी को भेज दिया और अभी जेपीसी के पास में चला गया है। तो इस बीच में नरेंद्र मोदी ने हरियाणा का चुनाव जीत लिया, महाराष्ट्र का चुनाव जीत लिया और एक तरीके से परसेप्शन की लड़ाई में और अपनी ताकत मजबूत करने की लड़ाई में वो काफी हद तक सफल भी रहे। लेकिन अब इसका कार्यकाल वो बजट सत्र के अंतिम दिन तक यानी 2025 तक जो है बढ़ाने का काम किया गया है। अब इसमें जो बड़ी एक आशंका है वो ये है कि नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को तब तक हो सकता है कि और कमजोर कर दिया जाए और नरेंद्र मोदी अपनी और ताकत दिखाए। हो सकता है कि एकनाथ शिंदे के सांसद वो बीजेपी के अंदर शामिल हो जाए या कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात सरकार के लिए जो एक बड़ी फायदे की बात हो सकती है वो ये कि इसका जो टाइम बढ़ाया गया है, हालांकि ये नहीं है कि इसका टाइम बस केवल ये पहली बार बढ़ाया गया है, इसका टाइम सरकार चाहेगी तो और बढ़ा सकती है। जेपीसी का टाइम जो है वो और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सरकार इस रिपोर्ट को पास भी करेगी तो सरकार ये रिपोर्ट पास करेगी बजट सत्र के अंतिम दिन, मतलब बजट पेश किया जाएगा और बजट सत्र के बाद में जब उस पर चर्चा होती है, बहस होती है, विपक्ष जो है वो मांग करता है कि कहां पर क्या पैसा दिया गया, किस सेक्टर में कितना पैसा नहीं दिया गया, ये तमाम जो बहस होती है बजट को लेकर के, उस बहस में सरकार जो है वो जेपीसी को आगे करके और वक्फ बोर्ड बिल जो है वो सरकार पास करवा सकती है ताकि पूरी बहस, पूरा हंगामा वो वक्फ बोर्ड बिल पर चला जाए और बजट में हो सकता है कि मोदी सरकार कोई ऐसी स्कीम, ऐसी योजना लेकर के आ रही हो जिस पर पूरा हंगामा उधर शिफ्ट हो जाएगा और सरकार का काम चला जाएगा। यानी एक तरीके से कहें तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सवाल इस बात का है कि जो चतुराई की जा रही है ये कितने दिन चलेगी। और जिस तरीके से अब आज संसद के अंदर प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है, उसके बाद में विपक्ष जो है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी, बड़ी चर्चा है। आज राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, सोनिया गांधी की बड़ी चर्चा है। एक तस्वीर जो है वो और निकल करके सामने आई, आप देखिए। प्रियंका गांधी राहुल गांधी से कहने के लिए तो 18 महीने और 24 दिन छोटी हैं, यानी करीब करीब 2 साल छोटी हैं वो, और उनको ऐसे पीछे से राहुल गांधी ने गले से पकड़ा हुआ है। एक भाई बहन है और वो भाई बहन उसी तरह से अपना प्यार दिखा रहे हैं। लेकिन इस तरह का प्यार और इस तरह की बातें आजकल के नफरती माहौल में कहां दिखाई देती हैं। लोग डरते हैं अपने परिवार की फोटो डालने में या परिवार के साथ में प्यार जताने में, क्योंकि पता नहीं कौन कहां पर उसका किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, कौन कहां पर उसको किस तरीके से पेश करने का काम करेगा। और राहुल गांधी को लेकर के कई बार इसी तरह से कांग्रेस के नेताओं के साथ में दिव्या मदेरणा, एक कांग्रेस की पूर्व विधायक है राजस्थान से, जब राहुल गांधी ने उनका हाथ पकड़ने का काम किया भारत जोड़ो यात्रा के समय पर, या और अन्य महिलाओं के साथ में राहुल गांधी फोटो खिंचवाते थे, तो बड़ी उलझुल बातें की गई। तो सवाल अब यह है कि ये जो विपक्ष की राजनीति है वो अब किस तरीके से आगे बढ़ेगी, मोदी सरकार को कैसे काउंटर करेगी। एक नहीं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सरकार से तीखे सवाल पूछे जाने चाहिए, सरकार को घेरने की भी आवश्यकता है। और दूसरी तरफ सरकार जो है वो ऐसे ऐसे मुद्दे उठा करके ला रही है, कभी संभल में शिवलिंग खोजने लग जाते हैं, कभी अजमेर में जाकर के शिवलिंग खोजने लग जाते हैं। ये अलग प्रकार की खोज चली हुई है लगातार। तो ऐसे में अब सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो राजनीति है वो किस तरीके से और कैसे आगे बढ़ती है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल जो है बन गया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उत्तर प्रदेश की पुलिस को फटकार लगाते हुए सीधे डीजीपी को फटकार लगी है। क्या आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस वक्त में मनमाफिक तरीके से काम कर रही है? हमने संभल में भी तो देखा। संभल में पुलिस जो दावे कर रही है वो अपने आप में बहुत हैरान करने वाले हैं। मतलब 4-5 वहां पर नौजवानों की जान चली गई और पुलिस कह रही कि नहीं भैया, ये 315 बोर के कट्टे से जो इन लोगों की जान गई है, पुलिस की गोली से कोई जान नहीं गई। कमाल की बात है, एक तरफ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और एक ही तरफ के 5 लोगों की जान चली गई। तो बहुत कुछ ऐसा है जिसको पढ़ा जाना चाहिए, बहुत कुछ ऐसा है जिस पर बात होनी चाहिए, बहुत कुछ ऐसा है जिस पर विपक्ष को वाकई
लोगों को अपनी ताकत का भी एहसास करवाना चाहिए। और अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो 2024 के चुनाव से पहले जिस ताकत में थी उसी ताकत में दोबारा लौटेगी, या विपक्ष अब कम से कम हरियाणा और महाराष्ट्र की हार के बाद में कॉन्क्रीट तरीके से आगे बढ़ेगा? सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।